सुबह सुबह उठ के उनका एक काम है कि एक नई इंक्वायरी शुरू करते हैं। कभी फला की इंक्वायरी, कभी दिमाग की इंक्वायरी, कभी इस चीज़ की इंक्वायरी, कभी उस चीज़ की इंक्वायरी। इनकी नीयत बड़ी साफ है। इनकी नीयत ये है कि हर ठेके के अंदर इनको पैसा मिलना चाहिए। हमारी विनती है एलजी साहब से, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप सीधे सीधे ठेकेदारों को बुला लिया करो और जो भी डील करनी है आप खुद ही डील कर लो, ये हमसे नहीं हो सकता। आज इन्होंने एक नई शुरू कर दी कि डीटीसी की ठेकेदारी है, डीटीसी के अंदर घोटाला हो गया, इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ, 1000 बस खरीद लिए, इसकी जांच करो। मुझे लगता है भ्रष्ट के साथ साथ ये निकम्मे और अनपढ़ भी हैं पूरी तरह से। इनको कुछ समझ में नहीं आता, कहीं भी साइन करते हुए चले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है इनको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी साइन करते चले जा रहे हैं। जिस चीज़ के ऊपर आज इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी बोली है, इसी के ऊपर एलजी के द्वारा ही कमेटी बैठी, उसकी जांच हुई और उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। जिस चीज़ में टेंडर ही नहीं हुआ, जिस चीज़ में बस ही नहीं खरीदी गई, उसकी तुम जांच करने की बात कर रहे हो और तुम्हारे ही एलजी ने उसके ऊपर जांच करके क्लीन चिट दे दिया। तो भाई तुम इतने परेशान क्यों हो? समस्या क्या है? इतनी क्या दिक्कत हो गई कि एक ही जांच को कितनी बार कराओगे? कोई लिमिट है? एक ही मकसद है इनका कि ठेकेदारों तक मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि कट कहाँ आना है। एलजी साहब, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हमसे ये नहीं हो सकता। आप खुद ही बुला लो यार, जो कुछ भी करनी है बातचीत आप ही कर लो यार। हमारे को क्यों परेशान कर रखा है इसमें? हम दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं यार। हमने इस देश के अंदर वो काम किया जो इस देश के अंदर हो नहीं सकता था 1947 के बाद। स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, भ्रष्टाचार की कमी लाई। और ये हम नहीं कह रहे, खुद मोदी जी की कैग की रिपोर्ट कह रही है। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि दिल्ली को चलने दो। दूसरी चीज, सुबह सुबह उठ के एक नई इंक्वायरी, एक नई इंक्वायरी, नई इंक्वायरी। अरे जांच तो करा लो, हम तो मना ही नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर भी तो जांच करवा लो। आपके हेड कैशियर ने लिख के दिया है कि आपके पैसे वो ब्लैक से व्हाइट करता था। इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए आपको? आप जांच ही नहीं करा रहे हो। आप कह रहे हो तुम्हारे को जेल में डाल देंगे। जेल में डाल दो यार, हमारे को जेल से थोड़ी डर लगता है हमारे को। उसके बाद तुम अपनी बेटी को टेंडर दे देते हो। तुम बड़े ईमानदार आदमी दुनिया के बन के घूम रहे हो, बेटी को टेंडर दे रहे हो तुम। फिर तुम वो हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद भी आप कैश में पेमेंट कर रहे हो। इतना बड़ा बड़ा घोटाला आपने किया है, आपके ऊपर इतने इतने बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं, उसकी जांच में तो आपको मिर्ची लग रही है, उसकी जांच में तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया भर की जांच करा लो, जो जांच हो चुकी है, एलजी ने क्लीन चिट दे दिया, उसी की जांच को फिर से करा रहे हो आप। बड़ा सही है यार। आपका एक ही पर्पज है ना कि सीधे पैसा आप तक पहुंचना चाहिए। तो ठेकेदार बुला लो, दिल्ली के सारे ठेकेदार बुला लो अपने पास, एक एक करके बैठ के अपनी डिस्कशन कर लो, क्या करना है क्या नहीं करना आपको। ये तो अजीब ही बना दिया आपने पूरी दिल्ली को। एकदम भ्रष्ट आदमी है पूरी तरह से। इनका एक ही पर्पज है कि पैसे कमाना, इसीलिए ये एलजी बने हुए हैं। सीधे सीधे अपने ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, उसमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं, उसकी जांच हो नहीं सकती। जो जांच हो चुकी है उसको फिर से जांच कर रहे हैं। कल सुबह फिर एक नई जांच शुरू हो जाएगी, परसों सुबह एक नई जांच शुरू हो जाएगी। इनको कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ साइन कर रहे हैं, कहाँ साइन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली को एक एजुकेटेड आदमी चाहिए, दिल्ली को एक ऐसा आदमी चाहिए जो समझदार हो, जिसको फाइलें पढ़नी आती हों, फाइलों पे नोट्स बनाना आता हो, जिसको प्रोजेक्ट पढ़ने आते हो, जिसको रिसर्च पेपर पढ़ना आता हो, जिसको थोड़ी बहुत मैथ्स आती हो, थोड़ी बहुत साइंस आती हो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती हो। ऐसा एलजी चाहिए हमारे को। हमारे को ऐसा एलजी थोड़ी चाहिए यार जिसको कुछ पता ही नहीं कहाँ साइन कर रहा है। वो सुबह उठ के कुछ भी साइन कर देता है, शाम को उठ को कुछ भी साइन कर देता है, कुछ पता ही नहीं उनको। इसलिए हमारी विनती है केंद्र सरकार से कि दिल्ली वालों का पीछा छुड़वाइए ऐसे एलजी से। कोई समझदार और पढ़ा लिखा एलजी हमारे को दीजिए, ईमानदार एलजी हमारे को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न?
थैंक यू। इन्होंने कहा तो है कि डिलिमिटेशन हम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जो टाइम बाउंड इन्होंने दिया उस टाइम बाउंड मैनर के अंदर डिलिमिटेशन हो जाएगी। दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। आज स्थिति ये हो चुकी है पूरी दिल्ली के अंदर कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कूड़ा ना हो। हर जगह कूड़ा कूड़ा फैला हुआ है, हर जगह सफाई की बड़ी स्थिति खराब है। 3 कूड़े के पहाड़ बना दिए गए, वो ख़त्म होने के ही नाम लिए नहीं जा रहे हैं। और दिल्ली वाले सफाई से मुक्ति चाहते हैं, दिल्ली एक साफ़ सुथरा दिल्ली चाहते हैं। इसलिए हमारी निवेदन है कि जल्द से जल्द चुनाव, अभी ये मेरा ख्याल है ये गुजरात, हिमाचल, इन सब के चुनाव होने वाले हैं। इन्हीं के साथ हमारा भी चुनाव करा दिया जाए, जल्द से जल्द चुनाव करा दिया जाए। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली की जनता चुनाव के तैयार है। 250 सीटें हुई हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूँ, 10 सीटें भी बीजेपी की नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी 240 प्लस सीटें जीतेगी इस बार। कल रात को एक बड़े टीवी चैनल ने लोकसभा चुनाव पर एक सर्वे दिखाया। उस सर्वे में उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या आप 2024 में अरविंद केजरीवाल को मोदी जी के लिए चुनौती मानते हैं। 63% लोगों ने कहा हां, 37% लोगों ने कहा नहीं। तो जो एक देशव्यापी सर्वे हुआ लोकसभा चुनाव पर, उसमें 63% लोगों ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने 2024 में चुनौती देने वाला नेता मानते हैं। कल रात को यह सर्वे आया तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी रात को नींद उड़ गई कि अगर अरविंद केजरीवाल को पूरा देश एक विकल्प के रूप में देख रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल के स्कूल की, अस्पताल की, बिजली की, पानी की पूरी देश चर्चा कर रहा है, तो मोदी जी इस बात से परेशान हो गए। तो इसलिए आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे दिल्ली में एलजी साहब, वीके सक्सेना जी, सब लोग सुबह से फिर से एक्टिव हो गए कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी पे कोई झूठा सच्चा आरोप जल्दी से लगा दिया जाए कि किसी तरह से हम अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोक सकते हैं। जैसे ही कल रात वो सर्वे आया, तुरंत जांच एजेंसियों को बोला गया कि सीबीआई को, ईडी को कि सारे अपने पुराने केस निकालो। एलजी साहब को बोला गया कि आखिरकार कोई तो फाइल निकालो, कोई तो जांच बैठाओ कि जल्द से जल्द किसी तरह से अरविंद केजरीवाल पर, अरविंद केजरीवाल के किसी मंत्री पर कोई तो केस करो। अब बौखलाहट इतनी ज्यादा, आनन फानन इतना ज्यादा कि आज एलजी साहब ने एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया जिस पे कई बार जांच के आदेश हो चुके। एक ऐसे मुद्दे पे जांच का आदेश दे दिया कि बसों की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ जब बसें खरीदी ही नहीं गई। अगर बस खरीदी नहीं गई, अगर टेंडर हुआ नहीं, तो कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, कोई भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियां मुझे बता दें कि अगर कोई बस खरीदी ही नहीं गई तो उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता। पर समस्या यही है
कि इतना आनन फानन हुआ कल के सर्वे के बाद कि सारी एजेंसियां एलजी साहब को, प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट देनी थी कि आज हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या किया, कि उस बौखलाहट में बेचारे एलजी साहब एक गलती कर गए, एक गलत कागज उठा लिया, एक गलत फाइल उठा ली। तो मैं माननीय एलजी साहब को कहना चाहूंगी कि एलजी साहब, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपकी दिल्ली में है। एक बहुत वरिष्ठ संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं। अगर आप इतने वरिष्ठ संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो कम से कम फाइलें पढ़ना तो सीख लीजिए। आप कम से कम जो सरकारी कागज है वो पढ़ना तो सीख लीजिए। हमें पता है कि आपको जिम्मा दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल पर जैसे तैसे हो कोई ना कोई झूठा आरोप लगाओ, लेकिन कम से कम झूठा आरोप लगाने से पहले एलजी साहब थोड़ा होमवर्क तो आप कर लेते। आप झूठा आरोप लगाने से पहले कम से कम ये तो देख लेते कि जिस टेंडर पे आप झूठा आरोप लगाने को कह रहे हैं उस टेंडर में कुछ बसें आई भी हैं कि नहीं आई हैं। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि आज पूरा देश आपकी नीतियों से परेशान है। आज पूरा देश बढ़ती हुई महंगाई से परेशान है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं कि आज पूरा देश आपकी नीतियों से, आपके शासन से परेशान है। आज पूरा देश महंगाई से, बढ़ते हुए दामों से परेशान है। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान है और इसीलिए आज देश के 63% लोग अरविंद केजरीवाल को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि अरविंद केजरीवाल वही नेता है जिसने बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार दिल्ली के लोगों को दिया है। और पूरा देश देख रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है। और यही कारण है कि रोज 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 किसी ना किसी एजेंसी से, कभी एलजी साहब से, कभी सीबीआई से, कभी ईडी से, रोज रोज झूठे आरोप अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। पूरा देश देख रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर 180 से ज्यादा केस हो गए, लेकिन आज तक एक भी केस में एक पैसे का भ्रष्टाचार मोदी जी साबित नहीं कर पाए हैं। पूरा देश देख रहा है कि मनीष सिसोदिया जी के घर पर सीबीआई की रेड होती है तो कोई कैश नहीं मिलता, कोई सोना नहीं मिलता, कोई बेनामी संपत्ति के कागज नहीं मिलते। पूरा देश ये देख रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है और इसलिए वो किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई झूठा आरोप उन पर लगा दिया जाए। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहती हूं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहती हूं कि अगर आप अपना समय और अगर आप अपनी ऊर्जा देश की समस्याओं के समाधान में लगाएंगे, महंगाई दूर करने में लगाएंगे, बेरोजगारी दूर करने में लगाएंगे तो देश का भला होगा। वरना ये बहुत दुख की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री को आज सिर्फ एक काम रह गया है कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पर हमला किया जाए, किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पे झूठे आरोप लगाए जाएं और किसी ना किसी तरह से अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराया जाए। थैंक यू। कोई टेंडर की प्रक्रिया है उसे लेकर भी सवाल उठा रहे हैं कि BS4 और BS6 से बात की, कंपनी को और BS6 का टेंडर दिया गया, लेकिन इससे BS4 का टेंडर में जो शामिल है तो उसको जो बीड की प्रक्रिया में शामिल है उसका टेंडर दीजिएगा जो टाटा कंपनी।
मेरा भारतीय जनता पार्टी से एक छोटा सा सवाल है कि अगर वो कह रहे हैं कि 1000 लो फ्लोर बसेस खरीदने में घोटाला हुआ, मैं उनके हर सवाल का जवाब दूंगी, पहले मुझे वो 1000 बसें दिखा दें जो इस टेंडर से खरीदी गई हैं। जब टेंडर हुआ ही नहीं, जब कोई बस खरीदी ही नहीं गई, तो भ्रष्टाचार कहां से हो सकता है? देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी आनन फानन में किसी भी तरीके से कोई भी झूठा आरोप लगाने को तैयार है, उस बात को दिखाता है। मैं तो एलजी साहब से कहना चाहूंगी कि आपको झूठा आरोप भी लगाना है तो कम से कम थोड़ा होमवर्क करके आइए। साथियों, आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी लगभग रोज सुबह उठकर अपनी ही दिल्ली सरकार के खिलाफ कोई खबर मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर दे रहे हैं। और हम लोग इतना हैरान हैं कि एलजी का तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होता है। ये किस तरीके के आदमी हैं जो दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं कि रोज कोई पुराना मामला उठाकर ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर हमला करते हैं। हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा, विनय सक्सेना जी जब खादी उद्योग के चेयरमैन थे, उनके ऊपर 3 बड़े गंभीर आरोप लगे। पहला, नोटबंदी के समय उन्होंने अपने पुराने नोटों को नए नोटों में बदलवाया और इसके बारे में और कहीं नहीं, उनके खादी ग्राम उद्योग के हेड कैशियर का लिखित बयान है कि विनय सक्सेना जी के दबाव में विनय सक्सेना के पुराने नोटों को बदला गया। हमने कहा आप जांच कराइए, वो जांच कराने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरा आरोप लगा, विनय सक्सेना जी ने अपनी ही बेटी को खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन रहते बॉम्बे में खादी लाउंज बनाने का काम अपनी बेटी को दे दिया। हमने कहा कोई प्रोसीजर तो फॉलो हुआ होगा भाई, एक सरकारी तंत्र है, उसका एक प्रोसीजर के बिना आप किसी को कोई काम नहीं दे सकते, और अपनी बेटी को तो प्रोसीजर फॉलो करके भी नहीं दे सकते। आप जांच करवाइए। एलजी साहब जांच करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मेरी जांच करवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वे जांच से भाग रहे हैं। 2-3 दिन पहले माननीय सांसद संजय सिंह जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया। पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया जिसके अंदर पटना हाई कोर्ट ने खादी ग्राम उद्योग को यह ऑर्डर दिया कि आप जितने भी कारीगर हैं खादी के, उनको बैंक अकाउंट में सीधा पैसा दीजिए। अब बैंक अकाउंट में सीधा पैसा देने की कवायद प्रधानमंत्री मोदी जी की, और वो खुद कहते हैं अगर पैसा कैश में दिया जाता है मतलब उसके अंदर लूट होती है। जन धन योजना बना के मुझे तो लग रहा है हिंदुस्तान में सबके अकाउंट बना दिए थे मोदी जी ने। उसके बावजूद 4,55,000 कारीगरों में से मात्र 1,95,000 कारीगरों को ऑर्डर देने के बाद भी आपने अकाउंट से पेमेंट की। बाकी लाखों कारीगरों को आपने कहा कि आपने कैश से पेमेंट की। कैश के पेमेंट के ऊपर तो बहुत सवाल आते हैं, किसी को दिया या नहीं दिया, कोई कारीगर था या नहीं था, इसमें तो करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है। एलजी साहब ने इसमें भी नहीं कहा कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। हमारा यह मानना है अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए नाटक कर रहे हैं। अब ये जो मामला इन्होंने बताया, 1.5 साल पहले तो इसके अंदर सीबीआई पीई कर चुकी है। 1.5 साल पहले सीबीआई ने इसके अंदर पीई दर्ज कर रखी है। अभी तक तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला।
3 हफ्ते पहले इन्होंने इसको दोबारा उठा के सीबीआई को भेज दिया, कल इन्होंने तिवारा इसको सीबीआई के पास भेज दिया। भाई आपको इसकी समझ है या नहीं है? मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं, इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले ही रोज शोर मचाते, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी। और जब जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। तो भाई एक तरफ तो करो, या तो बता दो भ्रष्टाचार हुआ है ताकि वो प्रोसेस खत्म कर दे, नया प्रोसीजर शुरू कर दे, या बता दो कि उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ ताकि उस प्रोसेस को आगे करें। हमने तो प्रोसेस तभी से रोका हुआ है, 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे लगता है वो प्रोसीजर रुका हुआ है। एक बस नहीं खरीदी गई और एलजी साहब सुबह उठते हैं कहते हैं इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया, इसकी सीबीआई की इंक्वायरी कर दो। ये बहुत मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। और एलजी अब कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, वो एक सरकारी पद पे पब्लिक ऑफिस पे बैठे हुए आदमी हैं। एक ईमानदार आदमी कहता है उस पे आरोप लगा, जांच कर लो। भाई आज मैं भी आपके सामने ये नहीं कहने आया कि सीबीआई जांच ना करे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सीबीआई 1.5 साल पहले पी दर्ज कर चुकी है इसके अंदर। सीबीआई 1.5 साल से इंक्वायरी कर रही है इसके अंदर, और कर लो। कुछ नया निकला है तो और कर लो भाई, हम नहीं भाग रहे इंक्वायरी से। विनय सक्सेना जी भाग रहे हैं, वो तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, मैं तुम्हें डिफेमेशन केस कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मगर इंक्वायरी नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दोगे भाई इंक्वायरी? इंक्वायरी तो होनी चाहिए। सबूतों के साथ एक सांसद ने आपके ऊपर आरोप लगाया है, सबूतों के साथ 5 विधायकों ने आपके ऊपर आरोप लगाया, और आपके ऊपर आरोप दिल्ली विधानसभा में लगाया गया है। आप इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? सिर्फ अपनी भ्रष्टाचारों के आरोप से ध्यान भटकाने के लिए एलजी साहब रोज नया नाटक करते हैं। मुझे नहीं पता फाइल पढ़ते भी या नहीं पढ़ते, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि एक मामला जिसमें 1.5 साल पहले ही पी दर्ज है, 2 हफ्ते पहले दोबारा इन्होंने सीबीआई को दे दिया, अब वही मामला तिवारा दे दिया। ऐसे तो कल फिर से दे देंगे इसी को, और फिर कहेंगे इसको चलाओ टीवी पे कि भाई एक और चीज हो गई। ये बहुत गलत है। मुझे एक वाकया याद आता है, और जो पुराने पत्रकार बंधु हैं दिल्ली सरकार को और अन्य सरकारों को कवर करते आए हैं, वो इस मामले को समझ सकते हैं। एक डिपार्टमेंट में नए अफसर आए टॉप पे, और हवा चलाई गई। अफसर साहब बहुत स्ट्रिक्ट है, बड़े सख्त है। छोटी छोटी बातों पे अफसर ने लोगों को सस्पेंड करना शुरू कर दिया। किसी डिपार्टमेंट पे कोई गड़बड़ी हुई तो ऊपर से नीचे तक सबको सस्पेंड, यहां सस्पेंशन, वहां सस्पेंशन, यहां सस्पेंशन। और अफसर के ऊपर आरोप भ्रष्टाचार के काफी थे, तो नीचे वाले अफसर बड़े परेशान कि भाई ये बड़े बाबू जो आए हैं वो चाहते क्या है, यहां इसको सस्पेंड, वहां उसको सस्पेंड, हर एक के ऊपर दबाव, हर एक के ऊपर खौफ, और कोई ईमानदार आदमी भी नहीं है, काफी भ्रष्टाचार के आरोप लेके घूम रहे हैं। तो चाहते क्या है? तो पता चला बड़े बाबू चाहते थे कि ठेकेदार डायरेक्ट संपर्क करें, सीधा ठेकेदार संपर्क करें और परसेंटेज देना शुरू करें। सीधा सीधा जो है पैसा पहुंचाया जाना लगे, और हर अफसर के पास ये मैसेज पहुंच गया सस्पेंड कर करके कि भाई अगर रहना है, नौकरी करनी है, तो ठेकेदारों को कहो सीधा ऊपर जो है मिले और सीधी बातचीत करें, ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई प्रश्न हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। इस मामले में उनका ये आरोप है कि जो बसों की खरीद है, कंपनी को ठेका नहीं दिया गया था, जो टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं थी। BS4 BS6 की बात है, जिसको BS6 का ठेका नहीं दिया गया, पूरा ठेका उसी को, जिसमें टेंडर में जो शामिल नहीं थी कंपनी, पूरा ठेका उसी को गलत तरीके से दे दिया गया। इसमें एक बात देखिए मजेदार बात है, ठेका दिया ही नहीं गया, वही तो मैं बता रहा हूं आपको।
यहां कोई ठेका दिया ही नहीं गया। यहां 2 कंपनी आई, BS4 और BS6 की। एक ने सिर्फ 600 कंपनी बसों के लिए अप्लाई किया, एक ने 1000 के लिए अप्लाई किया। उसके अंदर कोई प्रक्रिया चल रही थी, इन्होंने जांच चला दी। हमने प्रक्रिया तभी से तभी रोक के रख दी। हमने कहा कि हम नहीं कर रहे टेंडर, हम नहीं खरीद रहे, बस आप बता देना प्रक्रिया ठीक है तो खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। तो भ्रष्टाचार कहां हुआ? और 1.5 साल से तो CBI कर रही है इंक्वायरी इस चीज की। इसके ऊपर LG साहब ने, जो पुराने LG थे अनिल बैजल साहब ने, उन्होंने 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी। एक रिटायर्ड अफसर थे, एक उसके अंदर विजिलेंस के आदमी थे, एक और कोई आदमी थे, 3 अफसर थे। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर कोई छोटी मोटी इसमें त्रुटि है तो भी वो बोनाफाइड है, मतलब अच्छी नीयत से किया गया काम है और उसमें कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है, कोई उसके अंदर जो है भ्रष्टाचार, क्रिमिनल नेग्लिजेंस का कोई क्रिमिनल एंगल ही नहीं है। ये इनके ही पुराने LG की रिपोर्ट है। अब ये निकाल के क्यों हर डिपार्टमेंट के अंदर जो है यहां भ्रष्टाचार हो गया, यहां भ्रष्टाचार हो गया, यहां भ्रष्टाचार हो गया, साबित कुछ नहीं हुआ अभी तक। रिपोर्ट हर चीज की मांग लेते हैं, इसके ऊपर इंक्वायरी, इसके ऊपर इंक्वायरी, इसके ऊपर इंक्वायरी। खुद कब कराएंगे LG साहब इंक्वायरी? अरे अरविंद केजरीवाल तो सीना ठोक के कह रहा है कर लो इंक्वायरी, CBI से करा लो, ED से करा लो और 2-4 से करा लो। आप डरे डरे घूम रहे हो कि मेरी इंक्वायरी ना हो जाए। अरे LG साहब आओ ना पब्लिक ऑफिस में, खुला आओ ना, बोलो कि हाँ मेरे लिए इंक्वायरी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिफारिश करता हूं मेरे ऊपर इंक्वायरी कराई जाए। निकला LG साहब से मुंह से शब्द? निकलेगा भी नहीं। पब्लिक ऑफिस के अंदर आपको इंक्वायरी के लिए तैयार रहना पड़ेगा LG साहब, आप भाग नहीं सकते और आप डिफेमेशन के नाम से डरा नहीं सकते। हम डरने वाले लोग नहीं है, बहुत आए डराने वाले चले गए, हम डरेंगे नहीं, सवाल पूछेंगे। मैं बता तो रहा हूं आपको, देखिए क्या होता है, एक डिपार्टमेंट काम करता है, उसके अंदर 100 चीजें होती हैं, हर चीज के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती हैं जो बोनाफाइड होती हैं। आप देखिएगा एक कानूनी शब्द है बोनाफाइडी। एक अच्छी नीयत से काम करने के लिए आप कुछ काम करते हैं, वो बोनाफाइडी होता है। मगर अपनी बेटी को किसी चीज का काम दे देना वो बोनाफाइडी नहीं होता। अपने पुराने नोट बदलवा लेना वो बोनाफाइडी नहीं होता। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आप वर्कर्स को कह रहे हो कि आप कैश पेमेंट कर रहे हो, वो बोनाफाइडी नहीं होता। उसके अंदर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होनी चाहिए और हम तो कह रहे हैं इसकी भी तो जांच हो रही है ना भाई। इसमें कोई भी LG साहब का सवाल ऐसा नहीं है जो नया हो। ये 1.5 साल से ही चल रहा है, पी कुछ नहीं होना है इसके अंदर। ये सिर्फ जो है ये है कि अपने ऊपर आरोपों से जो है ध्यान भटकाना चाहते हैं। जी मैडम, ये तो मैं सोचता हूं कि इसके ऊपर तो एक रिसर्च होनी चाहिए। आप सोचिए, देश को और दिल्ली को मूर्ख बनाने की इससे बड़ी स्कीम क्या हो सकती है कि आपने दिल्ली में चुनाव इसलिए रोक रखे हैं कि 272 वार्ड कम करके आप 250 करोगे। अरे कोई पंडित ने बताया 250 होने चाहिए? आप सोचिए, मतलब आप इस पे विचार करिएगा कि 272 वार्ड को घटा के 250 करना है, इसलिए आपने चुनाव रोक रखे हैं। और ये पूरी बाबुओं की प्रक्रिया आप चला रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया इसके अंदर खर्च कर रहे हैं। करोड़ों रुपया भी तो खर्च हो रहा है इस प्रक्रिया में। क्यों हो रहा है? मतलब 272 वार्ड और 250 वार्ड में क्या फर्क हो जाएगा और क्या गवर्नेंस में फर्क आ जाएगा? मुझे तो लग रहा है थोड़े गवर्नेंस में कमी आएगी, बेहतर तो नहीं होगा। आपने और उसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज कर दिया, वो भी आपने कोई बहुत सेंट्रलाइज नहीं किया। पूरी प्रक्रिया आप ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि आप चुनाव हार रहे थे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी, इसलिए सोच रही है थोड़ा समय मिल जाए, शायद चुनावों के अंदर कोई इज्जत बच जाए, मगर इज्जत बचेगी नहीं। देखिए, रोहिंग्याओं को बसाने की एक स्कीम भारत सरकार लाई थी, जिसके बारे में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी ने भारत सरकार
और प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद दी थी कि वो उनको बसा रहे हैं कहीं पे फ्लैट्स में। जांच पे पता चला कि उनके द्वारा मुख्य सचिव को कहा गया कि चुपचाप इसको किया जाए और इन सब लोगों को उन फ्लैट्स के अंदर बसाया जाए। हमने इंक्वायरी की मांग भी की है। आप सोचिए कि इतनी बड़ा षड्यंत्र देश के अंदर हो रहा था, देश की राजधानी में हो रहा था। रोहिंग्याओं को बसाने के लिए केंद्र सरकार सीधा सीधा चीफ सेक्रेटरी को कह रही थी और केंद्र सरकार इस पर जांच ही नहीं कराना चाहती। इससे स्पष्ट है दिल्ली के खिलाफ और देश के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र भारत सरकार कर रही थी और अब चोरी पकड़ी गई तो उसकी जांच भी नहीं कराना चाहती। हम चाहते हैं वो जांच कराई जाए, पता चले कि किसके कहने पे वो अफसर रोहिंग्याओं को दिल्ली के फ्लैटों में बसाने की योजना बना रहे थे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा दी जाए। मगर ये कार्रवाई होगी नहीं, ये इंक्वायरी होगी नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार इसके पीछे था। देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का वाकया था कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि छठ घाट ना बने और हमारी पार्टी के तमाम विधायक और सांसदों ने धरना देके वहां पे छठ पूजा कराई। इस बार भी हो सकता है मनोज तिवारी जी की पार्टी कई जगह छठ पूजा को रोकने की कोशिश करे, मगर हम हर कीमत पर छठ पूजा कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी षड्यंत्र को पूरा नहीं होने देंगे। मैं चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के भी जितने भी पूर्वांचल मोर्चा के लोग हैं वे दिल्ली में ही छठ पूजा मनाएं। दिल्ली सरकार न सिर्फ यमुना पे बल्कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में आर्टिफिशियल पॉन्ड और लेक बनाकर छठ मनाने की भव्य तैयारी करेगी और चाहेगी कि छठ मैया का आशीर्वाद पूरी दिल्ली पे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे बना रहे। सब कुछ हर जगह करेंगे, आर्टिफिशियल पॉन्ड पूरी दिल्ली में बनाएंगे। पहले भी 2 साल पहले भी बनता था ना, जैसे प्री कोविड टाइम्स में बनता था। इस बार जो है सारी चीजें वैसी हो रही हैं। गणेश उत्सव भी इस बार बड़े धूमधाम से दिल्ली में मना। ईश्वर का आशीर्वाद है कि कोविड जो है इस वक्त कम है। दुर्गा पूजा भी परसों मैंने दिल्ली जल बोर्ड के अंदर दुर्गा पूजा की तमाम कमेटीज के साथ मीटिंग की और अलग अलग विभागों को ये आदेश दिया कि आप दुर्गा पूजाओं का विसर्जन के लिए उचित जो है काम करें, जगह जगह जो उनके पॉन्ड्स बनाएं। तो दुर्गा पूजा भी बहुत बढ़िया और शानदार बनेगी इस बार। दशहरा भी धूमधाम से बनेगा और छठ पूजा भी अच्छी बनेगी।